जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ एंड विज़डम। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं, काइंडली कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज़रा वो बताएं और ज़रा ये भी बताएं कि उनको किस तरह यानी कि सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लीगल सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं कि लीगल सिस्टम में अहम तरीन जो एक क्वेश्चन आता है जो बहुत मतलब रिपीट भी हुआ है वो है कि लीगल सिस्टम क्या है और उसके सोर्सेज क्या हैं। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके इनको आपको बिल्कुल समराइज करके बताऊं, शॉर्ट वीडियो में बताऊं ताकि ये लेंथी ना हो जाए। अगर कोई भी स्टूडेंट जो सारा साल नहीं पढ़ता लेकिन ये मेरी वीडियो देख लेता है और इसको थोड़ा टाइम देता है 5-6 मिनट के लिए, तो मैं इतना कह सकूंगा कि ये क्वेश्चन वो एग्जाम्स में ना ऑप्ट करने के काबिल बन जाएगा और यकीन है कि वो फेल नहीं होगा। लेकिन आपने अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगानी है, सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करना। लेकिन ये सिर्फ सिर्फ आपकी हेल्प करेगी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो जी सबसे पहले लीगल सिस्टम सोर्सेज क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लीगल सिस्टम क्या है, इसके सोर्सेज क्या है, तो इसकी आउटलाइन कुछ इस तरह हो सकती है कि आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसके सोर्सेज हैं उसके बारे में बात करनी है। उसकी दो दो कैटेगरीज हैं, लीगल सोर्सेज या फॉर्मल सोर्सेज जिसे बोलते हैं, और इसके अलावा दूसरे नॉन लीगल सोर्सेज या नॉन फॉर्मल सोर्सेज। ठीक है, अब हम बारी बारी सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जी, लीगल सिस्टम, सबसे पहले डेफिनेशन होगी लीगल सिस्टम की। लीगल सिस्टम है क्या? देखें, किसी भी मुल्क के अंदर एक कानून बना होता है, लॉ बना होता है। उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रोसीजर अपनाया जाता है, एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसीजर और प्रोसेस को जिसके जरिए एक लॉ को एक मुल्क के अंदर, एक रियासत के अंदर, एक माशरे के अंदर इन्फोर्स किया जाता है, उसको हम बोलते हैं लीगल सिस्टम। ये बहुत सी आसान से इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें अब क्या चीजें आती हैं? इसमें तीन यानी चीजें आती हैं। नंबर वन, इंस्टीट्यूशन, यानी जाहिर बात है अगर एक मुल्क के अंदर लॉ चल रहा है तो एक इदारे का होना जरूरी है, एक इंस्टीट्यूशन होगा जो आपको बताएगा कि लॉ क्या है, कानून क्या है। एंड देन प्रोसीजर, उसका क्या प्रोसीजर है, यानी किस प्रोसीजर के जरिए आपने लॉ को एप्लीकेबल करना है। और साथ में रूल्स, और रूल्स भी होंगे, यानी लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, कानून को उसके ऊपर अमल करने के लिए भी एक रूल्स होते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप बगैर रूल्स के ना कानून की जो है ना वो उसको इम्प्लीमेंट करते फिर, ऐसे नहीं है। तो आसान अल्फाजों में लीगल सिस्टम एक ऐसा प्रोसीजर या प्रोसेस जिसके जरिए लॉ को इंटरप्रेट किया जाए, यानी समझा जाए कि ये लॉ क्या कहता है और कहाँ कहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना है और साथ में उसको इन्फोर्स कैसे करना है। ठीक है, तो ये आसान से एक डेफिनेशन है। तीन मैंने डेफिनेशन आपके सामने रखी हैं, आपको इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, इसके अलावा अब आते हैं सोर्सेज कि इसके सोर्स क्या है। सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर्स का मतलब है कि ये जो लीगल सिस्टम है ये कहाँ कहाँ से लिया गया है, इसका सोर्स क्या है, इसकी बुनियाद कहाँ से पड़ी है। यानी मिसाल के तौर पे आपने कौन कौन सी चीजों से इसको जो है ना अखज किया है। अब एक्चुअली इसकी दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, सोर्सेज हैं, जिनको हम फॉर्मल लीगल सोर्सेज कहते हैं एंड दूसरे को नॉन फॉर्मल या नॉन लीगल सोर्सेज कहते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल लीगल सोर्सेज क्या है। ये देखें जी, लीगल सोर्सेज, सबसे पहले लीगल सोर्सेज जो फॉर्मल सोर्सेज हैं उसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसके बाद लेजिस्लेशन, कानून साजी, उसके बाद जुडिशियल प्रेसिडेंट या केस लॉज। इसके अलावा कन्वेंशनल लॉज होते हैं जिसके अंदर ट्रीटीज, एग्रीमेंट और कन्वेंशन होते हैं। अब हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे ये क्या चीज है। जी, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, आइन। देखें, कोई भी मुल्क बगैर आइन के नहीं चल सकता। ये आइन क्या होता है? ये एक्चुअली एक रूल्स होते हैं फंडामेंटल, जिसके अंदर पूरा का पूरा मुल्क को किस तरह गवर्न करना है, उसकी पॉलिटिक्स को किस तरह लेके चलना है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के मामला, उसकी मईशत को लेके, उसकी सियासत को लेके, उसके अंदर कान यानी इंसाफ की फरहमी किस तरह की जानी है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी जाती हैं। ठीक है, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। इसके अंदर आपके राइट्स भी लिखे गए हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ये हमें क्या बताता है? इसके अंदर हर वो चीज मौजूद है कि आपने इस मुल्क को कैसे चलाना है, इसके अंदर कानून साजी कैसे करनी है, इसके अंदर बजट कैसे लेके आना है, इसके अंदर इलेक्शन किस तरह करवाना है। ये सारी की सारी चीजें आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलती हैं।
सो जो लीगल सिस्टम का जो पहला सोर्स है, जो फॉर्मल सोर्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही, मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कानूनी है या गैर कानूनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक उठाऊंगा, देखूंगा कि उसके अंदर इसके मुतालिक क्या लिखा हुआ है, कि ऐसे ये क्या कानून है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या यानी कि कानून है, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या कानून है, और इलेक्शन और एमएनए और एमपी बनने के लिए क्या कानून है। ये सारी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिल जाती हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है कानून साजी, लेजिस्लेशन। अब इसका मतलब क्या है, देखें, हर मुल्क के अंदर ने एक पार्लियामेंट होती है, यानी एक रिप्रेजेंटेटिव लोग होते हैं जिनको सेलेक्ट करके आप एक जगह पे भेजते हैं, और उनको कहा जाता है कि जनाब आप हमारे जो नुमाइंदे हैं और आप लोगों ने काम क्या करना है कि आपने कानून बनाना है, आपने कानून बनाना है हमारे मुतालिक। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर कानून साजी की जाती है, कानून बनाया जाता है पूरी आवाम के लिए। मिसाल के तौर पर अब जैसे देखें बजट के दिन करीब हैं और 11 जून के बाद जो है ना बजट बिल पेश किया जाएगा, कानून साजी की जाएगी कि जो अगला पूरा साल फिस्कल ईयर होगा उसके अंदर कौन कौन से कानून एप्लीकेबल होंगे, कौन से टैक्सेस लगेंगे, कौन से नहीं लगेंगी, क्या मामला होंगे, कितनी सैलरी होगी, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। और साथ में ये भी बताया जाएगा कि जी किस काम के लिए कितने पैसे रखने। यानी हमारी जो असेंबली होती है वो एक कानून बनाती है, ठीक है, जिसको हम लेजिस्लेशन कहते हैं, और उस कानून के तहत पूरा का पूरा हमारा मुल्क चलता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी दो कैटेगरीज आती हैं, एक होती है सुप्रीम और दूसरी होती है सब ऑर्डिनेट। यानी जो पार्लियामेंट, जो आपका ऐवान जो चीज डायरेक्ट बनाए उसको सुप्रीम कहते हैं, लेकिन सब ऑर्डिनेट यानी जिसमें वो अपनी पावर्स किसी और को मुंतकिल कर दे, किसी इदारे को, झैली इदारे को मुंतकिल कर दे। मिसाल के तौर पे कोई एक इदारा है, जैसे मिसाल लेते हैं हम वाबरा, पीटीसीएल, रेलवे। अब ये हैं एक्चुअली तो यानी कि अपने हुकूमती इदारे हैं, लेकिन उनके लिए आपने क्या किया है कि उनको आपने एक थोड़ी पावर्स दी हैं सब ऑर्डिनेट के लिए कि आप अपनी हुदूद में रह के, आइन की हुदूद में रह के अपने लिए कानून साजी कर सकते हैं, ठीक है। सो जो असेंबली से कोई कानून पास होता है तो हम उसको लेजिस्लेशन कहते हैं, कानून साजी कहते हैं, जिसके अंदर स्टेचू, ऑर्डिनेंस, ठीक है। जैसे ये हुकूमत देखें अक्सर ऑर्डिनेंस लेके आ जाती है सजाओं के मुतालिक, मामला के मुतालिक। अब रिसेंटली मीडिया के हवाले से एक ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है और उसको ऊपर बात की जा रही है, तो ये ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, एक्ट लेके आते हैं, बिल्स लेके आते हैं। यानी असेंबली के अंदर जो जो कानून साजी होती है हम उसको लेजिस्लेशन कहते हैं, और ये भी एक सोर्स है लीगल सिस्टम का। उसके अलावा जुडिशियल प्रेसिडेंट केस लॉ देखें, हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ सारे केसेस अदालतों के सामने आती हैं। अगर एक ऐसा केस सामने आया अदालत के पास जो उसके मुतालिक कोई कानून क्लियर है ही नहीं, यानी एक ऐसा इशू आ गया है जिसके मुतालिक कोई कानून ही नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, और आइन के अंदर भी नहीं लिखा हुआ, और कानून साजी यानी लेजिस्लेशन के मुतालिक वहां पे भी कोई चीज इसके मुतालिक वाज़ेह नहीं है, तो अब क्या करेंगे आप? तो आप क्या करेंगे कि हाई कोर्ट या अदालतों के जो पुराने केसेस हैं उनको उठाएंगे कि भाई इससे मिलता जुलता कोई केस है, अगर उससे मिलता जुलता केस के अंदर इस कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है, कोई कानून दिया गया है, तो आपने उसको फॉलो करना है, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट, यानी अदालती नजीर। यानी अदालत का कोई फैसला उठा के और उसमें से कोई कानून निकाल के बनाना, या उसके ऊपर कोई फैसला देना, या उसके ऊपर कोई रूल्स एंड जो है ना रेगुलेशन को लेके आना, उसको हम बोलते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चीज नहीं मिलती, आपको लेजिस्लेशन या स्टेचू या ऑर्डिनेंस से कोई चीज नहीं मिलती, तो आप जुडिशियल प्रेसिडेंट या जो अदालती फैसले हैं उनमें से अगर उससे मुतालिक कोई ऐसी कानून चीज नजीर मिलती है तो आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये भी एक लीगल सोर्स है। उसके अलावा बेटा कन्वेंशनल लॉ, इंटरनेशनल ट्रीटीज देखें, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, सारे मुल्क जो है ना अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, WHO, ठीक है। लेकिन इन सारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने अपने कवानीन बनाए हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी अपना एक कवानीन बनाए, ह्यूमन राइट्स के कवानीन बनाए हैं। यानी अगर आप यूनाइटेड नेशन के मेंबर होंगे तो आपको यूनाइटेड नेशन के जो रूल्स और रेगुलेशन है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। अगर आप सार्क के मेंबर बनेंगे तो भी उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। अगर आप ECO का मेंबर बनेंगे या यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं तो आपको उनके कवानीन के ऊपर पूरा का पूरा अमल करना पड़ेगा। तो इस हवाले से ये इंटरनेशनल कानून मौजूद हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक आपस के यानी कि आपस में ना कुछ एग्रीमेंट करते हैं,
ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है सीपेक के हवाले से कि चाइना यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, यहाँ पे आके रोड बनाएगा, पावर प्लांट बनाएगा, गवादर पोर्ट को बिल्डअप करेगा, और साथ में और हम उनको क्या देंगे कि वो हम यहाँ से गुजर के जाएंगे, यानी हमारा रूट इस्तेमाल करेंगे ट्रेड के लिए। तो ये भी एक एग्रीमेंट है, कानून है दो मुल्कों के बीच में, ठीक है। सो मुल्कों के दरमियान या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान भी कवानीन होते हैं, तो वो कवानीन को भी तकरीबन सोर्स एज ए लीगल सोर्स की एक हैसियत दी जाती है, और उसमें से मामला देखे भी जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं नॉन लीगल सोर्सेज या जिसको नॉन फॉर्मल करते हैं, उसमें तीन हैं, कस्टम्स, रिलीजन और ज्यूरिस्ट राइटिंग्स। कस्टम्स यानी रवायत, पैटर्न, बिहेवियर, एक माशरे का क्या बिहेवियर होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास सदियों से एक रवायत चल रही आ रही है, एक कस्टम चल गया जिसके ऊपर आपने काम करना होता है, जिसके ऊपर आपने यानी कि अपने फैसले दिए होते हैं, ठीक है, और जिससे आप इंसाफ फराम करते हैं। जिस तरह अभी भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एक खास किस्म का रीतो रवाज रस्म पाई जाती है, फैसले दिए जाते हैं। जिस तरह से अगर मैं ये कहूँ कि अगर मिसाल है कि एक घर के अंदर आपस में झगड़ा होता है दो भाइयों का, तो एक कस्टम है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बैठ के उनकी बात सुनते हैं और उनको सॉर्ट आउट करते हैं। तो इस तरह के कस्टम्स जो एक बड़े अरसे से चले आ रहे हैं किसी भी माशरे के अंदर और किसी भी एक खास माशरे रियासत के अंदर, तो उसको बिल आखिर एक कानून की हैसियत दी जाती है, लेकिन ये नॉन लीगल होते हैं, नॉन फॉर्मल होते हैं, ठीक है। लेकिन एक कस्टम की भी कुछ यानी कि उसकी भी एक कुछ बुनियादी चीजें होती हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता है। यानी कि एक कस्टम कोई ऐसा होना चाहिए जो एक्यूरेट हो, जिसका जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट नहीं हो, ठीक है, और किसी हुकूमत की किसी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं हो, हुकूमत के आइन के खिलाफ नहीं हो। अगर इस तरह की चीजें उसके अंदर मौजूद हैं तो वो वैलिड है। अगर वो इन चीजों के अगेंस्ट जाता है, ठीक है, किसी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, तो वो उसको फिर हम क्या कहेंगे कि जी ये इलीगल है और इसको फॉलो नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है रिलीजन, मजहब जारी बात है, रिलीजियस लॉज हैं, इस्लामिक लॉज हैं, इसके अलावा हलाका जुडिक लॉ हैं, ज्यूज के लॉज हैं। इन लॉज को भी इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, जैसे हमारे यहाँ भी ठीक है ना शरिया लॉ मौजूद है, हुदूद ऑर्डिनेंस मौजूद हैं। इन सारे यानी कि एक मुल्क के अंदर जहाँ पे सिविल और कॉमन लॉ होते हैं, तो वहाँ पे साथ साथ रिलीजन लॉज भी मौजूद होती है जिनके ऊपर आप अपने मुल्क के यानी कि मामलात को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो मजहब के हवाले से जो हमारे पास लॉज मौजूद हैं किसी भी मजहब के, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है या ज्यूज है, ये सारी इन सारों के ऊपर इनको भी लेके एक लॉज बने हुए हैं जो इम्प्लीमेंट होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। इसके अलावा बेटा जुरिस्ट राइटिंग्स, प्रोफेशनल ओपिनियंस, यानी ये जितने जितने बड़े एक्सपर्ट्स हैं लॉ के, ठीक है ना, इन्होंने भी अपनी राइटिंग के जरिए, अपनी बुक्स के जरिए, अपनी रिसर्च के जरिए बहुत सारी चीजें जो है ना उनको अखज़ किया होता है, वो लेके आते हैं, वो पेश करते हैं कि यार ये मामला इस तरह के हल किया जाता है, ये इसकी कानूनी नज़ीर है। तो वो ज़ाहिर बात है वो डिबेट करते हैं, वो एक्सपर्ट माइंड है, प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है ना, तो उनकी जो किताबें हैं या उनकी जो तहकीक होती है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं सोर्स के लिए, ठीक है। अगर हमें कहीं परेशानी आ रही है तो हम किसी बड़े जुरिस्ट की किताब उठा के देखेंगे, यार उन्होंने इस मसले के हवाले से क्या बात की है, क्या उन्होंने जो है ना जो है अपने रीजंस और आर्गूमेंट दिए हैं, तो हम उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये भी एक किस्म का नॉन फॉर्मल जो है ना एक किस्म का लीगल सोर्स है। सो बेटा ये था सिंपल सा और शॉर्ट सा वीडियो आपके लिए कि पहला क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करना है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आपने लिखनी है। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद आपने लीगल सिस्टम की डेफिनेशन, उसके सोर्सेज, उसके अंदर जो लीगल सोर्सेज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट और कन्वेंशनल लॉ, और नॉन लीगल या नॉन फॉर्मल में कस्टम्स, रिलीजन और ज्यूरिस्ट राइटिंग्स, और लास्ट में आपने इसको कंक्लूड करना है। सो अब तक के लिए इतना। उम्मीद है कि आपको ये थोड़ी सी शॉर्ट सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।